अच्छे होंगे। आइए टॉपिक पे आते हैं। हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं। पॉलिटी में हम लोगों ने फंडामेंटल स्टार्ट किया है। फंडामेंटल राइट्स के ये दूसरा वीडियो हम लोगों का है। पहला वीडियो हम लोगों का फंडामेंटल राइट कहाँ से जन्मा, इस पे बेस्ड था, और फंडामेंटल की ज़रूरत कहाँ क्यों पड़ी किसी भी कंट्री में, और विश्व के तमाम सारे देशों में फंडामेंटल राइट को लेकर के क्या क्या सिस्टम कब डेवलप हुए उसके बारे में देखा था। आज उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट इंडिया में हम लोगों ने जान रखा है कि कब आया, कहाँ से आया। इसी क्रम में हम लोगों ने देखा था भारत का जो संविधान है का भाग 3 है, ये पूरी तरह से फंडामेंटल राइट अर्थात मौलिक अधिकार को का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकारों के संदर्भ में बताया गया है। लास्ट डे हम लोगों ने देखा था अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 12 में हम लोगों ने देखा था राज्य की डिफिनीशन के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। इसी के साथ साथ थोड़ा सा पुराना जो हम लोगों ने पढ़ा है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। पुराने में हम लोगों ने देखा कि फंडामेंटल जो राइट है ये मूल रूप से भारतीय जनता, भारतीय नागरिकों के लिए बनाए गए। साथ ही साथ हमने देखा कि कुछ फंडामेंटल राइट हैं जो कि राज्य को भी प्राप्त है, यानी सरकारों को भी प्राप्त है। इन फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो राज्य को प्राप्त हैं और जो जनता को प्राप्त है। राज्य को जो फंडामेंटल राइट प्राप्त हैं वो बेसिकली इस आधार पर दिए गए हैं कि अगर गवर्नमेंट चाहे, सरकार चाहे, जनता में समानता लाने के लिए, समता मेंटेन करने के लिए, तो कुछ व्यक्तियों के मौलिक अधिकार छीन करके सार्वजनिक हितों में वह लगा सकता। तो इस तरह से राज्य को जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं उस बेस पे थे। 4 मौलिक अधिकार थे। आप लोगों ने, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो लोग देख लेंगे कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स थे। आगे के क्रम में जो फंडामेंटल राइट हमारे हैं वो 2 आधारों पे हमें जब पता चल गया कि ये 2 लोगों को प्राप्त है, एक तो राज्य को प्राप्त है, दूसरा जनता को प्राप्त है। तो जो राज्य को प्राप्त है तो राज्य के डिफिनीशन के अंतर्गत जानना हमारे लिए मस्ट हो जाता है कि राज्य के दायरे में क्या क्या आता है। तो लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य को डिफाइन किया गया है, जिसमें हमने बताया था कि इसमें 3 इकाइयों में बांटा है। 3 संस्थाएं ऐसी हैं, 3 बॉडी ऐसी है जिनको राज्य के दायरे के अंतर रखा जाता है। एक तो केंद्र सरकार और प्लस केंद्रीय विधानमंडल यानी संसद, लोकसभा और राज्यसभा संसद के दायरे में आएंगे। इनके द्वारा बनाए गए कानून नंबर 1 स्थिति में आता है राज्य के दायरे में। दूसरा होता है बहुत सारे स्टेट हैं तो स्टेट गवर्नमेंट्स और प्लस राज्यों के विधानमंडल, और उसके अलावा अन्य प्राधिकारी वे संस्थाएं होती हैं जो कि संवैधानिक दायरे के अंतर्गत संसद के द्वारा बनाई गई संस्थाएं होती हैं। ये राज्य के दायरे के अंतर्गत आती हैं। राज्य क्या करता है, जरूरत पड़ने पर कुछ लोगों के फंडामेंटल राइट को लेकर के सार्वजनिक हितों में उसका उपयोग करता है। तो ये चीजें तो हम लोगों ने अनुच्छेद 12 के अंतर्गत। अनुच्छेद 13 में हम लोगों ने देखा था कि विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कोई भी मौलिक अधिकार हो, यदि वे संविधान से पहले के हैं या संविधान बनने के बाद के, तो हम लोगों ने देखा था अनुच्छेद 13(1) और अनुच्छेद 13(2), जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जब हमारा संविधान बना 26 जनवरी 1950,
उसके पहले से कोई रीति रिवाज, कोई परंपरा, कोई कानून अगर रहा है और वह कानून फंडामेंटल राइट को प्रभावित करता है, तो उसका अंशतः जितना उसका हिस्सा मौलिक अधिकार को का अतिक्रमण करता है उसका समापन हो जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। और पूर्ण रूप से अगर वो अतिक्रमित करता है फंडामेंटल राइट को तो पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाएगा। वही अनुच्छेद 13(2) में हम लोगों ने देखा था कि संविधान बनने के बाद में अगर कोई फंडामेंटल राइट को प्रभावित करने वाला कानून है तो वो अंशतः या पूर्णतः समाप्त हो जाएगा जितना वो अतिक्रमण करता है। बेसिकली ये है क्या, अनुच्छेद 13 ये है कि सरकारों को प्रतिबंधित करता है कि कोई ऐसा कानून न बनाए कि जिससे व्यक्ति का फंडामेंटल राइट प्रभावित हो। ठीक है, तो ये विधि यानी कि कोई ऐसी विधि न बनाई जाए जो कि फंडामेंटल राइट को प्रभावित करती है। ये मूल रूप से हम लोगों ने देखा था। साथ ही साथ इसमें देखा था हम लोगों ने न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में कि न्याय का अवलोकन करना, यानी कि सरकारें कोई कानून बना रही हैं तो न्यायपालिका उसको यह देखे कि कहीं ऐसा तो नहीं, ऐसा कोई कानून बन गया है जो फंडामेंटल राइट को प्रभावित कर रहा है। ये तो हम लोगों ने पहले के टॉपिक में देख रखा था। तो अनुच्छेद 13 के दायरे में आता जो शब्द है विधि, यानी संविधानेतर विधि, यानी संविधान बनने से पूर्व की विधि और संविधान बनने के बाद की विधि। इसी से ही स्टार्ट होता है हमारा अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसके क्रम में वो हमारा फंडामेंटल राइट्स के कितने भागों में बंटा। अभी तो हम लोगों ने 2 चीजें देखी, लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी जानना जरूरी है कि जो ये संविधान हमारा है इसमें जो फंडामेंटल राइट हमारा दिया गया है और सरकार इस फंडामेंटल राइट को अतिक्रमित कर रही है या नहीं कर रही है, या हम कहें कि विधि के दायरे के अंतर्गत अनुच्छेद 13 है, इसकी और विशद रूप से अगर हम थोड़ा इस पर चर्चा करें तो हमें एक चीज स्पष्ट होती है कि जो ये फंडामेंटल राइट है के अंतर्गत अनुच्छेद 13 के अंतर्गत जो विधि शब्द दिया गया है, तो विधि के दायरे के अंतर्गत क्या सरकार द्वारा जो संविधान संशोधन किए जाते हैं, तो सरकार जानते हैं कि जो भी संविधान संशोधन करती है सरकार, या कहिए आप संसद जो संविधान संशोधन करती है वो अनुच्छेद 368 के माध्यम से संविधान संशोधन करती है। तो क्या सरकार का जो संविधान संशोधन करती है यह विधि के दायरे के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है? ये बड़ा दिलचस्प आपको एक मोड़ है, ये आपको बहुत जानना जरूरी है कि क्या संविधान संशोधन विधि के दायरे में आता है या विधि के दायरे में नहीं आता है। तो विधि के दायरे में आता है कि नहीं आता है, इसको लेकर के एक लंबे समय से बात चला। देखिए, विधि के अंतर्गत आएगा नहीं आएगा का क्या मतलब है। विधि के दायरे के अंतर्गत यदि आएगा, यानी विधि के अंतर्गत आएगा, तो आपने देखा है अनुच्छेद 13(1) और 13(2) पढ़ा है। अगर संविधान संशोधन विधि के दायरे के अंतर्गत आता है तो जितना भाग मौलिक अधिकार के अंतर्गत सरकार कोई कानून अगर बनाती है, ध्यान समझिएगा कि मौलिक अधिकार को अधिग्रहित करने वाला अगर कोई कानून सरकार बनाती है संविधान संशोधन के द्वारा, और ये विधि के दायरे के अंतर्गत संविधान संशोधन अगर आता है, तो आपको पता है कि अनुच्छेद 13(2) कहता है कि अगर कोई कानून बनाती है संसद तो उसको क्या होगा, अंशतः या जितना उसका हिस्सा कवर कर रहा है, फंडामेंटल राइट को प्रभावित कर रहा है, उतना वो हिस्सा समाप्त हो जाएगा, और पूर्ण रूप से अगर प्रभावित कर रहा है फंडामेंटल राइट को तो पूरा कानून समाप्त हो जाएगा। यानी सरकार का जो संविधान संशोधन करने की शक्ति है 368, ये विधि के दायरे के अंतर्गत है कि नहीं, आता है कि नहीं आता है। ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचता है और इस बात की पेशकश की जाती है 1951 में शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के माध्यम से। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि अनुच्छेद 13 का क्या कहता है, 13(3) क्या कहता है।
इसमें बताया गया है विधि के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं, विधि के अंतर्गत क्या क्या है। तो इसमें बताया गया है विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का प्रभाव रखने वाला कोई भी अध्यादेश, आदेश, नियम, विनियम, उपनियम, अधिसूचना, रूढ़ि, प्रथा, इन तमाम सारी चीजों को विधि के दायरे के अंतर्गत समाहित किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ 1951 में, 1951 में शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के बाद में सुप्रीम कोर्ट के पास एक सवाल आता है कि क्या सरकार का संविधान संशोधन करना विधि के दायरे के अंतर्गत आता है कि नहीं आता। ठीक है, यहां पर मैंने आंसर किया है, विधि के समक्ष में यह प्रश्न आता है कि यह क्या विधि के अंतर्गत संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि के अर्थों में के अंतर्गत है कि नहीं है, यानी कि संविधान संशोधन विधि के दायरे में आता है कि नहीं आता। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें निर्णय दिया अनुच्छेद 13 के संदर्भ में। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 13 के संदर्भ विधि के अंतर्गत विधानमंडल के द्वारा विधि के दायरे के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें निर्णय दिया शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद में। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि नहीं, संविधान संशोधन विधि के दायरे के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि अनुच्छेद 245 के तहत संसद का साधारण विधायी शक्ति के द्वारा जो बनाए जाते हैं कानून, वे इसके दायरे के अंतर्गत आते हैं, विधि के अंतर्गत आते हैं। संविधान संशोधन जैसे सरकार देखिए 3 तरह से कानून बनाती है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, एक तो साधारण बहुमत के द्वारा, एक विशेष बहुमत के द्वारा, और तीसरा है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति के। 3 ही तरीके हैं संविधान संशोधन के। ठीक है, और जब सरकार संविधान संशोधन करती है तो सरकार 368 का प्रयोग करके संविधान संशोधन करती है। लेकिन सरकार को, आपको ये मालूम होना चाहिए कि सरकार को या कहिए संसद को, क्योंकि सरकार जो होती है वो संसद का प्रतिनिधित्व करती है, कुछ ऐसे चीजें, कुछ ऐसे कानून हैं जिनके लिए उसे संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं है, वो साधारण बहुमत के आधार पर ही कोई कानून बना सकता है। तो यहां सवाल जो कह रहा है वो यही कह रहा है कि कोई बिना संविधान संशोधन किए हुए संसद साधारण बहुमत के द्वारा कोई कानून अगर बनाती है तो वह विधि के दायरे के अंतर्गत आएगा, ना कि संविधान संशोधन विधि के दायरे के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये चीज है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 245 के तहत संसद द्वारा बनाया गया कानून विधि के दायरे के अंतर्गत आएगा, और संविधान संशोधन 368 के तहत बनाया गया कानून विधि के दायरे के अंतर्गत नहीं आता है। इसका यह मतलब हुआ कि गवर्नमेंट जो है वो चाहे तो संविधान संशोधन के द्वारा फंडामेंटल राइट को सीमित कर सकती है, कम कर सकती है, जरूरत के हिसाब से अपना फंडामेंटल राइट में परिवर्तन कर सकती है। ये सेंस हुआ अभी के जो वाद में शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के वाद में 1951 में, ये बात है। आगे चल करके 1965 ईस्वी में सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट यही निर्णय देती है कि संविधान संशोधन विधि के दायरे के अंतर्गत नहीं आता है। 2 शब्द याद रखिएगा, एक तो शंकरी प्रसाद, दूसरा सज्जन सिंह। ठीक है, शंकरी प्रसाद वाले वाद में, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का वाद 1951 में आया था। सज्जन सिंह बनाम भारत राजस्थान राज्य का जो वाद है वो 1965 में आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो पूर्व निर्णय दिए गए थे शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ राज्य वाले मुकदमे में, उसी का अनुसरण करते हुए कहा कि भाई वही चीजें हैं कि संविधान संशोधन विधि के अंतर्गत नहीं है। तो यहां तक तो गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन होता क्या है, दिलचस्प बात यहां पर हो जाती है 1967 ईस्वी में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाले वाद में सुप्रीम कोर्ट में वाद जाता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये निर्णय दे देती है कि संविधान संशोधन विधि के दायरे के अंतर्गत आता है। क्या निर्णय दे देती है
कि संविधान संशोधन विधि के दायरे के अंतर्गत आता है। इसका ये मतलब हो गया कि अब सरकार संविधान संशोधन के द्वारा भी फंडामेंटल राइट को सीमित नहीं कर सकती है। इसका ये मतलब है, यहाँ पर क्या है आपका गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में 1967 में, यदि याद रखिएगा, राज्य के मामले में उक्त निर्णय को पलटते हुए, उक्त निर्णय मीन्स जो सज्जन सिंह का निर्णय था या शंकरी प्रसाद वाला निर्णय है ना, इन दोनों निर्णयों को से जो निष्कर्ष निकला था उनको पलटते हुए कहा कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि माना गया है। ठीक है, अर्थात अब संविधान संशोधन के द्वारा भी मूल अधिकारों में कमी नहीं की जा सकती है। ये आ जाता है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाले वाद में 1967 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया। और यही गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, इसी को ही भविष्य लक्ष्य विधि का सिद्धांत भी कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन पूछता है कि भविष्य लक्ष्य विधि का सिद्धांत किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, तो आपको मालूम होना चाहिए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में 1967 वाले वाद में भविष्य लक्ष्य विधि का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। अब इससे क्या हुआ, 1967 में गोलकनाथ वाले वाद में सरकार इससे बौखलासी थी, क्योंकि सरकार को सीमित कर दिया गया। सरकार कोई भी कानून ऐसा नहीं बना सकती थी कि जिससे किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट प्रभावित हो। सरकार ने क्या किया, आनन फानन में एक कानून, संसद के द्वारा एक कानून पारित किया और उस कानून के पारित करके यह कार्य कर दिया कि जो संविधान संशोधन है यह विधि के अंतर्गत नहीं आता। इन्होंने क्या किया कि अनुच्छेद जो 13 है, इसमें 13/4/1971 में 1971 में 24वां संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 13 से ये जो संविधान संशोधन है उसको अलग कर दिया। क्या कर दिया, संविधान संशोधन को, यहाँ पर देखिए, संसद को यह नागवार गुजरा, उसने 1971 में 24वां संविधान संशोधन करके 13 से संविधान संशोधन को अलग कर दिया। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत जो संविधान संशोधन आता था, इसको 1971 में 24वां संविधान संशोधन करके सरकार ने उसको अलग कर दिया वहां से। यानी कि अब उसका कोई रिलेशन अनुच्छेद 13 से अनुच्छेद 368 का कोई रिलेशन नहीं रह गया। ठीक है, उसमें क्या कर दिया उन्होंने, अनुच्छेद उल्लेख करते हुए अनुच्छेद 13/4 में उसको एक स्थान दे दिया। ठीक है, ये तो सरकार ने अपना कार्य कर लिया। तो सरकार ने जब ये कार्य किया, ध्यान से सुनिएगा, या एक चीज याद रहनी चाहिए, सरकार पर रोक लगाने वाली पहली जो याचिका आई, या सॉरी कहिए कोर्ट का निर्णय आया, वह आया गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। इसके पहले क्या था, सरकार आजाद थी, कोई भी फंडामेंटल राइट को वो चाहे तो अतिक्रमण कर सकती थी, क्योंकि वो विधि के दायरे के अंतर्गत नहीं आता। गोलकनाथ ने कहा कि वो विधि के दायरे के अंतर्गत आता है, तो आने की स्थिति में वो कोई संविधान संशोधन के माध्यम से भी फंडामेंटल राइट पे अतिक्रमण नहीं कर सकती थी। सरकार ने इसको ध्यान में रखते हुए 1971 में 24वां संविधान संशोधन किया, और जिसमें उसने क्या किया कि संविधान संशोधन को अनुच्छेद 13/4 जोड़ करके उसको अलग कर दिया, इनकी विधि के अंतर्गत जो आता है अनुच्छेद 1 और 2 के अंतर्गत, उससे अलग कर दिया। अनुच्छेद 13/4 में इसको प्लेस दे दिया। इसी पे क्या होता है, 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का एक निर्णय आता है। उस निर्णय में भी सरकार के द्वारा ये किए गए जो क्रियाकलाप हैं उसकी पैरवी करते हुए, एक तरह से कहिए या सरकार के पक्ष में कहिए, सरकार के पक्ष में निर्णय आ जाता है कि हाँ, सरकार के द्वारा ने जो ये संविधान संशोधन किया हुआ है, ठीक है, सरकार ने जो संविधान संशोधन किया है वह विधि
के दायरे में नहीं आता, यानी कि सरकार के द्वारा बनाए गए निर्णय 1971 में किए गए, यानी 24वां संविधान संशोधन सरकार के द्वारा जो किया गया था और वो सही है, ऐसा कोई केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाले वाद में 1973 में सुप्रीम कोर्ट निर्णय देता है। ठीक है, क्या देता है? 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस संशोधन को, कौन से संशोधन को? संविधान संशोधन को वैध घोषित करते हुए, ठीक है, ये 24वां जो संविधान संशोधन किया गया था इसको वैध घोषित करते हुए कहा कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि नहीं है। ठीक है, यानी कि वो विधि के दायरे के अंतर्गत नहीं आता, जो भी मैंने आपको बताया। ठीक है, संसद मूल अधिकारों में वहीं पर ही उसी बात में, किसमें? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में उसी अपने निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान संशोधन विधि के दायरे में अंतर्गत नहीं आता है और सरकार अगर चाहती है लोकहित में फंडामेंटल राइट को परिवर्तित करना चाहती है, छीनना चाहती है, तो या सुधार करना चाहती है, तो उसमें वो परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, परिवर्तन कर सकती है, लेकिन उस परिवर्तन का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि आधारभूत ढांचा, यानी फंडामेंटल राइट का आधारभूत ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर न प्रभावित हो। ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने देखें तो कहें तो इसको बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत यहाँ से प्रतिपादित करता है। ठीक है, अधिकार को संशोधित कर सकती है किंतु इस प्रकार नहीं कर सकती है कि आधारभूत ढांचा क्या हो? प्रभावित हो। इस प्रकार इस बात से संविधान के आधारभूत ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत का प्रतिपादन होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि गोलकनाथ वाले वाद में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था क्या? भविष्य लक्षित विधि का सिद्धांत, और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया गया। अब ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत है ये बड़ा दिलचस्प है, आगे चल करके आपको बहुत काम आएगा, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। बेसिक स्ट्रक्चर की डिफिनेशन के अंतर्गत आता क्या क्या है, इसको अभी आगे देखेंगे आप लोग इसको, और इस बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर के गवर्नमेंट क्या करती है उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी कि सरकार ने जो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाले वाद में जो निर्णय दिया गया था उसको पलटते हुए सरकार ने 1971 में 24वां संविधान संशोधन करते हुए जो संविधान संशोधन को अनुच्छेद 13(2) के दायरे से हटा करके 13(4) में इसको एक स्थान दे दिया था। इसी की पुष्टि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 वाले वाद में किया जाता है। और सरकार कहती, कोर्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सरकार चाहे या संसद चाहे तो फंडामेंटल राइट परिवर्तन कर सकती है, बशर्ते कि मूलभूत ढांचे में परिवर्तन ना हो। किसके मूलभूत ढांचे में? संविधान के जो फंडामेंटल राइट है उसके मूलभूत ढांचे में परिवर्तन ना हो। इससे सरकार को बड़ा बल मिलता है और सरकार क्या करती है कि आप जानते हैं कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का वाद है। इसके बाद क्या होता है कि आप जानते हैं इंदिरा मैडम का उस समय शासन था और 1975 में आप देखते हैं 75 नंबर इमरजेंसी वगैरह का दौर आता है। उसके बाद में की स्थिति में जब गवर्नमेंट आती है तो इसी आधार पर जो सरकार मतलब इसमें जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ने बताया कि जितना चाहे उतना वो परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या किया, बहुत ढेर सारे परिवर्तन कर डाले। क्या कर डाला? 42वां संविधान संशोधन आप जानते होंगे, जिसे मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में 1976 में किया गया, जिसमें बहुत सारे फेरबदल किए गए, जो बहुत सारे परिवर्तन इसी नाते से मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है 42वां संविधान संशोधन को। इसी संविधान संशोधन में एक संशोधन 368 को लेकर के भी हुआ। अनुच्छेद 368(4) और 368(5) में यह बात जोड़ी गई। क्या कहा गया? अनुच्छेद 368 के खंड 4 और खंड 5 में यह बात जोड़ी गई, जो बेसिक स्ट्रक्चर है सरकार का, जो कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में कहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर
न प्रभावित हो तो परिवर्तन कर सकती है। सरकार ने ऐसा कानून बना दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर के डिफिनेशन पे ही वायलेंस होगा। क्या कहा इसमें किया गया, इससे शक्ति पाकर संसद ने आधारभूत ढांचे की सीमा को समाप्त कर दिया। बात समझ रहे हैं ना, जो कि केशवन भारती बनाम केरल राज्य में आधारभूत ढांचे की संरचना को स्ट्रक्चर का सिद्धांत जो दिया गया था, ये सरकार ने क्या किया, 1942 संविधान संशोधन के द्वारा उसको ही समाप्त करने का प्रयास किया या समाप्त कर दिया। इसमें 42 संविधान संशोधन 1976 में अनुच्छेद 368 के खंड 4 खंड 5 को जोड़ा, जो संसद की संविधान संशोधन की असीमित शक्ति तथा इन संशोधनों को किसी न्यायालय में चुनौती न देने के आधार चुनौती न दे पाने का इस तरह से बना दिया गया कि किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, और आधारभूत ढांचा था उसके एक सिद्धांत को समाप्त करने का प्रयास किया। ये तो 42वें संविधान के संशोधन के द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। लेकिन आगे चल करके 1980 में मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ वाले वाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया मिनर्वा मिल्स में कि जो ये निर्णय इन्होंने बनाया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, उसको क्या किया, पूरी तरह से समाप्त कर दिया। किसको समाप्त कर दिया कि आधारभूत ढांचे पे जो सरकार ने अपना संविधान संशोधन किया था 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, कि आधारभूत ढांचे को एक तरह से समाप्त कर दिया गया था, और सरकार की जो कानून बनाने की जो शक्ति है वो असीमित कर दी गई थी। ठीक है, तो उस पर क्या किया मिनर्वा मिल्स ने 1980 के बाद में इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया, यानी कि सरकार के द्वारा यानी संसद के द्वारा बनाया गया कानून क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया मिनर्वा मिल्स। तो ये देखिए ध्यान में आपको रखिएगा। तो ये आपका कुछ था एक फंडामेंटल राइट को लेकर के सरकार के द्वारा जो क्रियाकलाप किए गए और कोर्ट के माध्यम से इस पे जो रोक लगाई गई, ये थोड़ा सा आपको संक्षिप्त था कि क्या 368 संविधान संशोधन के दायरे के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है। तो कुछ आपको तथ्य याद रखने हैं, 5-6 तथ्य हैं, जिसमें से आपको शंकरी प्रसाद 1951 वाला वाद आपको याद रखना है, जो भारत संघ शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का वाद था 1951 का। उसके बाद में 1965 में सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य का वाद था। ये दोनों क्या कहते हैं कि संविधान के दायरे के अंतर्गत, विधि के अंतर्गत ये सब क्या है, आते हैं। ठीक है, न कि संविधान संशोधन। इसमें कोर्ट ने निर्णय दिया था कि उसके दायरे के अंतर्गत आते हैं, और इसमें कह दिया गया, मतलब ये सब कि वो संविधान संशोधन उसके दायरे के अंतर्गत नहीं आते हैं, केवल और केवल गोलकनाथ वाले वाद में। ये ध्यान रखिएगा, गोलकनाथ वाले में क्या कह दिया गया था कि 368 विधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो शंकरी प्रसाद सज्जन सिंह वाद में सरकार को कोई हानि उससे नहीं थी, सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और उसको जो कानून मतलब फंडामेंटल राइट को अगर अतिक्रमण करना है तो अनुच्छेद 368 के माध्यम से कर सकती थी, ये बताया था इन वादों में। लेकिन गोलकनाथ वाले वाद में क्या कर दिया गया था कि इन्होंने कहा कि नहीं, संविधान संशोधन जो है वो विधि के दायरे के अंतर्गत आता है। इसी से प्रभावित होकर के गवर्नमेंट ने क्या किया था, 1971 में 24वां संविधान संशोधन करके क्या किया था कि अनुच्छेद मतलब जो विधि अनुच्छेद 13(4) के अंतर्गत इसको रख दिया गया था। ठीक है, यही बात आप देखेंगे। फिर सरकार ने जब इसको 13(4) के अंतर्गत रख दिया, अनुच्छेद 13(4) के अंतर्गत, तो इसी की पुष्टि क्या गोलकनाथ में केशवन भारती बनाम केरल राज्य में हुई, और फिर उसके बाद में इसे शक्ति पा करके बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत यहाँ से प्रतिपादित हुआ। इसे शक्ति पा करके सरकार ने 42वां संविधान संशोधन किया, और बहुत बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचा का जो सिद्धांत था उसको भी वायलेंस करते हुए कानून बना डाले, है ना। और फिर अपनी संसद की जो कानून बनाने की जो शक्ति है उसको असीमित कर दिया। लेकिन मिनर्वा मिल्स 1980 के बाद में क्या किया कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने पुनः सरकार के इस किए गए निर्णय को असंवैधानिक करते हुए समाप्त कर दिया गया। तो ये तो बात थी कि आधारभूत ढांचे में संविधान संशोधन आता है कि नहीं आता है, या विधि के दायरे के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है, ये चीज़ें थी। अब हम लोग आगे देखते हैं, ये वाद आपको आता है, ये वाद आपको जो 5 वाद आप लोगों ने पढ़े हैं, इन 5 को याद रखिएगा। आपको शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलकनाथ, ठीक है, और इसके बाद में आपको केशवन भारती बनाम केरल राज्य और मिनर्वा मिल्स। ठीक है, मिनर्वा मिल्स के बारे में आपको उम्मीद है ये
आप कॉन्सेप्ट समझे होंगे। आगे चलते हैं हम लोग, अब देखते हैं संविधान। तो यानी कि हम लोगों ने अनुच्छेद 12 और 13 को अच्छी तरीके से समझ लिया। इससे आने वाले वाद से संबंधित क्वेश्चन है वो भी हम लोग करने की सक्षम स्थिति में आ जाते हैं। अब हम लोग चलते हैं मूल रूप से अपने फंडामेंटल राइट्स जो हमें प्राप्त है। तो देखिए जो मूल हमारा संविधान था, इसके द्वारा हमें 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये कुल 7 अधिकार थे। लेकिन इन 7 अधिकारों में से आज आप जानते हैं कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। और आप जानते हैं, एक बात यह भी जान लीजिए कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था और 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था। तो 42वां संविधान संशोधन इतने बड़े पैमाने पे किया गया था इंदिरा जी के काल में, बहुत सारा, जैसे भी आपने देखा बेसिक स्ट्रक्चर पे भी उन्होंने कानून बना दिया था, जिसको कोर्ट ने क्या मिनरल मिल्स वाले बाद में समाप्त किया, असंवैधानिक घोषित किया। इसी तरह से 42वें संविधान संशोधन में इतने ज्यादा संशोधन कर दिए गए थे कि इसको जब कांग्रेस की सरकार जाती है और जनता पार्टी की सरकार आती है तो इनके द्वारा जो बहुत सारे संविधान संशोधन किए गए थे उनको काटने के लिए 44वां संविधान संशोधन किया जाता है 2 साल बाद 1978 में। ये 76 में होता है 42वां संविधान संशोधन शॉर्ट सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर, और 44वां संविधान संशोधन जो होता है वो 1978 में होता है। और इसमें क्या किया गया था, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा करके इसे केवल विधिक अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 क में इसको रख दिया गया, ठीक है। तो आज की डेट में क्या है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रह गया। अब बचते हैं हमारे पास 6 मौलिक अधिकार। कौन कौन से मौलिक अधिकार है? समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो एक एक को देखते हैं। समानता का जो अधिकार है हमारा, वो अनुच्छेद आपका 14 से लेकर के 18 के मध्य में दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार जो हमारा है वो 19 से लेकर के 22 के मध्य में दिया गया है। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो हमारा 23-24 में दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से लेकर 28 के मध्य में दिया गया है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार हमारा है ये 29 से 30 में दिया गया है। 31 आपका निश्चित कर दिया गया जो संपत्ति का अधिकार था, और 32 में जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में। तो आइए थोड़ा सा इसकी डिटेल करते हैं, थोड़ा जानते हैं। ये तो हमारा 32 तक का ये चीजें हो गई, 32 तक की। लेकिन आपको मालूम है कि 12 से 35 तक के संविधान जो है अनुच्छेद जो है वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं अनुच्छेद 33, 34 और 35 के बारे में, ठीक है। इसके बाद पुनः हम लोग अनुच्छेद समानता के अधिकार की डिटेल करेंगे, स्वतंत्रता के अधिकार की डिटेल करेंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकारों का डिटेल करेंगे। इस तरह से हम लोग क्रमबद्ध तरीके से इसको जानने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं इसको। इसमें होता क्या है, ये तो आप लोगों ने जान लिया। ये संपत्ति का जो अधिकार है, ये संपत्ति का अधिकार, इसको क्या कर दिया गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको क्या कर दिया गया, निश्चित कर दिया गया, ठीक है। अब ये मात्र एक क्या है, विधिक अधिकार रह गया है, कानूनी अधिकार करके रह गया है। ये फंडामेंटल राइट नहीं रह गया, मौलिक अधिकार, ठीक है। इसके अलावा देखिए क्या है ना कि मौलिक अधिकार में कुछ अपवाद है। क्या है? अपवाद है। फंडामेंटल राइट में कुछ अपवाद है। तो अपवाद क्या क्या है? यही जो अनुच्छेद 33, 34 और 35 में वर्णित बातें हैं, यही अपवाद की श्रेणी में आती है। क्या कहता है अनुच्छेद 33? क्या कहता है? देखिए, संसद को यह शक्ति प्रदान की जाती है कि कुछ विशिष्ट वर्गों के संबंध में विशिष्ट प्रयोजनों की पूर्ति के लिए, कुछ विशिष्ट वर्गों के संबंध में, ध्यान सुनिएगा, संबंध में विशिष्ट प्रयोजनों की पूर्ति हेतु मूल अधिकारों का अतिक्रमण किया जा सकता है। मकसद क्या होना चाहिए गवर्नमेंट का? कुछ विशिष्ट वर्गों के संबंध में
कुछ विशेष वर्गों के संबंध में और कुछ विशिष्ट प्रयोजनों को ध्यान में रखते हुए अगर सरकार कोई योजना बना रही है, कोई प्लानिंग कर रही है, तो वो चाहे तो फिर फंडामेंटल राइट को आपके अधिग्रहण कर सकती है। ये आपका देखिए क्या है, मौलिक अधिकार में अपवाद तो पूछ सकता है कि मौलिक अधिकारों में से निम्न में से कौन से अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के अपवाद के तुल्य आते हैं, तो आप उसको तुरंत ये 3 अधिकार आपको ध्यान में होने चाहिए, 33, 34 और 35 इसी की श्रेणी में आते हैं। तो क्या हो जाएगा, निश्चित निराकृत या निर्बंधित करने वाली विधि बना सकता है, कोई कानून ऐसा बना सकता है जो फंडामेंटल राइट को छीने। लेकिन मकसद क्या होना चाहिए, कुछ विशिष्ट वर्गों के संबंध में विशिष्ट प्रयोजनों की पूर्ति के लिए सरकार ने ये कार्य किया। समझ गए होंगे? चलिए आगे देखते हैं। तो ये क्या हो गया, 35वां क्या हो गया, ये क्या है, अपवाद है, फंडामेंटल राइट का अपवाद है। सरकार के द्वारा एक तरह से इस पर क्या क्या निर्बंधित कर दिया जा रहा है या निराकृत कर दिया जा रहा है। ठीक है, अब अनुच्छेद 34 क्या कहता है? ठीक है, अनुच्छेद 34 ये कहता है कि किसी स्टेट में, ठीक है, किसी राज्य में जहां पर सैनिक कानून लागू है, किसी राज्य में अगर जहां सैनिक कानून लागू है वहां पर सरकार ऐसे कानून बना सकती है कि जहां पर फंडामेंटल राइट प्रभावित हो। यानी कि जिस राज्य में सैनिक कानून लागू है, एक तरह से कहिए असामान्य स्थिति होगी तभी, अस्थिर स्थिति वहां पे होगी, सामान्य स्थिति नहीं होगी उस राज्य की, तभी सेना कानून वहां पे लागू होगा। तो उस स्थिति में विधानमंडल चाहे तो, संसद चाहे तो उस पर ऐसा कानून बना सकती है कि जो कि बाकी और कंट्री मतलब अपने कंट्री के बाकी और राज्यों में जो लोगों को फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं उससे वो डिफर हो, वो भिन्न हो। यानी एक तरह से कहिए फंडामेंटल राइट छीना जा सकता है उन राज्यों में जहाँ पर सेना कानून हो। ठीक है, तो ये बात ध्यान का बात है, किसी राज्य क्षेत्र में सेना कानून लागू होने पर विधि बनाने की शक्ति देता है इसमें। तो विधि बनाएगा तो इसका मतलब क्या, फंडामेंटल राइट को अतिक्रमित करने वाला होगा। और अनुच्छेद 35 कहता है मौलिक अधिकारों के संबंध में कानून बनाने की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 35 के दायरे में होती है। तो ये 3 मतलब ये आपका क्या होगा कि कोई कानून बना करके फंडामेंटल राइट को भी अतिक्रमित करेगा। भाई और क्या, कोई जरूरत तो है नहीं, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है मौलिक अधिकारों के संबंध में संसद की विधि बनाने की शक्ति। तो भाई मौलिक अधिकारों के संबंध में विधि बनाने की जो शक्ति दी गई है तो उसमें आप सकारात्मक भी कुछ कर सकते हैं और एक तरह से कहिए कि एक तरह से दमनात्मक स्थिति को ही ध्यान में रख करके खासतौर से बने गए हैं। कहिए कि ये दोनों अनुच्छेद 35 या अनुच्छेद 34 वाली कोई कंडीशन बन रही है तो किससे बनाया जाएगा, अनुच्छेद 35 के माध्यम से बनाया जाएगा। ठीक है, ये विधि बनाने की शक्ति है ना। सैनिक कानून, मान लो किसी राज्य में सैनिक कानून लागू है तो उसमें कानून बनाएगा, किस आधार पर संसद बनाएगी, तो इसी आधार पर बना सकती है। और या कुछ विशिष्ट वर्गों के संबंध में कुछ विशिष्ट कार्यों के प्रयोजनों को ध्यान में रखते हुए भी अगर सरकार चाहे तो या संसद चाहे तो उसका वायलेंस कर सकती है, अतिक्रमण कर सकती है। तो ये 3 अनुच्छेद आपके किससे थे, रिलेटेड अपवाद के रूप में रहे हैं। तो इस रूप में हम लोगों का संविधान के बारे में इतनी बातें हम लोगों की हुई। अब हम लोग एक एक को करते हैं, समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकारों के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं आज के अगले के टॉपिक में। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए, उसको सीरियसली इसको देखिएगा। एक एक तथ्य आपको, ये फंडामेंटल राइट इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर फंडामेंटल राइट नहीं पता है तो बहुत सारे आप मेंस के क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, मेंस अच्छे से लिख नहीं पाएंगे आप पॉलिटी का। और इसके अलावा आपको जो इसके प्री के क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपके काफ़ी कुछ समझ पे बेस्ड होंगे आपके, वो भी करने में थोड़ी सी असुविधा होगी। तो एक टॉपिक को हम लोग डिटेल करते हैं, समानता के अधिकार के बारे में एक एक टॉपिक को हम लोग डिटेल करते हैं। आज हम लोग समानता और स्वतंत्रता को देखते हैं, फिर अगले क्रम में और वीडियोस में आगे देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। देखिए समानता का अधिकार जो है ये 14 से 18 तक है, यानी 14 से 18 यानी कि 5 अनुच्छेद है। 5 अनुच्छेद जो है वो समानता के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब समानता में क्या क्या बातें कही जाती हैं, यहाँ पर एक बात और भी दिलचस्प है कि अनुच्छेद 14 क्या कहता है। तो क्या यहाँ पर हम लोग तो इस अनुच्छेद को जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर देखते हैं समता या समानता। तो समता क्या चीज है और समानता क्या है, फर्स्ट इसको देखने की बात है। हम एक एक को पहले थोड़ा डिटेल कर रहे हैं कि अनुच्छेद 14 में क्या बात बताई गई हमारी। अनुच्छेद 14 देखिए, अनुच्छेद 14 क्या कहता है, भारत में सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण प्रदान करता है। क्या करता है,
भारत में सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष, अनुच्छेद 14, भारत में सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष क्या होता है, समान संरक्षण की बात करता है, यानी कि यहाँ पर समता की बात करता है और विधियों के समान समान संरक्षण की बात करता है। अब यहाँ पर देखिए एक बात आती है समानता और समता के बारे में, तो थोड़ा इस पर भी हम लोग थोड़ा जान लें। देखिए समता, हमारे संविधान में समता शब्द का उल्लेख किया गया है। समता का मतलब होता है कि अपनों में, समकक्षों में समानता, समकक्षों में समानता की बात है, ना कि सबको समान करने की बात है। समकक्षों में समानता की बात है, ना कि प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक व्यक्ति में समानता की बात कही गई है। ये बड़ी दिलचस्प बात आपको है। आप ऐसा नहीं है कि आदरणीय पीएम महोदय से, आप राष्ट्रपति महोदय से, वो भी एक व्यक्ति हैं, आप एक सामान्य व्यक्ति उनसे अपनी कंपैरिजन करने लगे, उनको ये सुविधाएं, हमको नहीं सुविधाएं हैं, तो ये नहीं कर सकता है व्यक्ति, या अपने अधिकारी के इक्विवेलेंट कोई कर्मचारी है उससे उसकी तुलना नहीं कर सकता, क्योंकि वो समकक्षों में समान है। ठीक है, आपको समानता दी गई है, अपने समकक्षों में दी गई। हमारे संविधान में हम बात कर रहे थे समता के बारे में। देखिए हमारे जो अनुच्छेद, गवर्नमेंट जो है आरक्षण वगैरह को जो देती है सरकार, जो कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने का जो प्लान यहाँ पे, जिसमें कि आपने देखा अनुच्छेद 33 में कि कुछ विशेष प्रयोजनों को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट वर्गों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति के बारे में बता रहा है यहाँ पे अनुच्छेद 33। तो सरकार को अगर लगता है कि कोई वर्ग ऐसा है जो कि समाज की मूल धारा से पिछड़ा, वो समान नहीं है उसमें, और लोगों, और जो वर्ग लोग के लोग हैं उनसे काफी वो पीछे है वह वर्ग, तो सरकार उसको उन लोगों के इक्विवेलेंट लाने के लिए उनको कुछ विशेष अधिकार दे सकती है। कारण क्या है कि सरकार को के सामने सभी उसके बच्चे हैं, सभी उसके समान हैं, तो जो बच्चा पिछड़ा होगा उसे क्या करेगी गवर्नमेंट, उठा करके उसके समकक्ष लाने का प्रयास करेगी। तो वही जो उसको आगे बढ़ने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, ऊपर उठने के लिए जो सिस्टम या एक तरह से कहीं जो अधिकार अलग से दिए जाते हैं, वही उसका जो विजन होता है वही कि जो पिछड़े हैं वो भी समकक्ष सभी लोग आ जाए और एक समता का भाव सबके अंतर्गत जागृत हो। समता उन्हीं को, समता का जो डेफिनेशन है कि जो पिछड़े हैं, जो कमजोर हैं, जैसे कोई घर में विकलांग बच्चा हो तो उसके लिए क्या करते हैं पेरेंट्स, एक चलने की उसकी व्यवस्था एक अलग से कराई जाती है, उसके लिए कुर्सियां अलग से बनाई जाती हैं, उसको बैठने और तमाम सारी सुविधाएं, उसके बेड के जो संरचनाएं हैं, उसके टॉयलेट्स हैं, ये सब एक अलग करते हैं। आपने बेसिक स्कूलों में देखा और गवर्नमेंट की महत्वाकांक्षी योजनाओं के तहत यह भी हिस्सा है कि जो दिव्यांग बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चों के लिए अलग फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो अब आप देखेंगे कि सामान्य बच्चों के लिए सामान्य सा वॉशरूम होता है, लेकिन विशेष बच्चों के लिए विशेष वॉशरूम की व्यवस्था गवर्नमेंट करती है। तो बाकी बच्चे कहें कि नहीं उनके लिए क्यों विशेष किया गया, मेरे लिए नहीं किया, क्योंकि उसके लिए सरकार उसको एक तरह से कहिए प्रोत्साहित करके वहाँ तक लाना चाहती है, सपोर्ट करना चाहती है। तो एक थोड़ा सा आपको यह समझने के लिए था कि समता का आधार इस रूप में सरकार उन्हीं लोगों को उठाने के प्रयास करती है, जो लाने का प्रयास करती है, जो सभी लोग समकक्ष हो सके, सभी लोग बराबर हो सके। इसी सेंस में आप देखेंगे कि जैसे अभी कोई बाउंड्री वॉल है और उधर बाउंड्री वॉल के बाहर मैच हो रहा है और सारे बच्चे जो है बाउंड्री वॉल 4 फीट के हैं और सारे बच्चे 5 फीट से प्लस के हैं। उसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि 5 फीट से नहीं हैं, छोटे हैं, 4 फीट की बाउंड्री से वो नहीं देख सकते हैं, उनकी हाइट 3 फीट है। तो गवर्नमेंट उनके लिए अगर कोई योजना, पेरेंट्स ये कोई योजना लाते हैं कि उनके नीचे स्टूल उनको प्रोवाइड कर दिया जाए और वो स्टूल पर से खड़े होकर के देखें, तो जिससे कि वो लोग भी मैच को देख सकें। तो वो जो अलग से स्टूल प्रोवाइड किया जाता है वो समता को ध्यान में रखकर के वहीं पे आपको बैलेंस सोचने की जरूरत है कि ये सरकार समता लाना चाहती है कि सभी लोग 4 फीट हो जाए, बाउंड्री वॉल के पास का जो टूर्नामेंट है वो सभी लोग देख सकें। तो ये जो सपोर्ट करना है ये समता है, न कि समानता का किसी का छीनना है। तो उसी आधार पर ही समता के बारे में ये है। तो समता क्या होता है कि मतलब एक दूसरे को, जो पिछड़े लोग हैं उनको सरकार लाने का प्रयास करती है। समानता का सेंस इसी नाते लोग ये नहीं कह सकते कि उनको क्यों व्यवस्था दी गई, कि उनको क्यों दी गई।
तो ये अनुच्छेद 14 में हमारा कहता है, ठीक है। और अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि ये 5 शब्द हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण 5 शब्द हैं, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर किसी के साथ कोई पक्षपात, भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी कार्य के लिए, यानी सरकारी प्रयोजनों में कार्य करने के लिए किसी को के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी के साथ क्या कि किसी धर्म विशेष का है तो उसके साथ गवर्नमेंट कोई बिहेवियर रखती है, भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, या कोई किसी का मूल वंश कुछ और है तो उसके साथ कोई भेदभाव नहीं हो सकता है, नहीं करेगी सरकार। जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, किसी के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होता। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि किन आधारों पर, किस अनुच्छेद 15 में कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। भेदभाव का जो आधार है वो यही 5 आधार आते हैं, धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान और लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 15 में बातें बताई गई हैं। अनुच्छेद 16 कहता है कि सार्वजनिक नियोजन या सरकारी नौकरियों में अवसर की समता, जो गवर्नमेंट सेक्टर की जितनी भी जॉब्स आएंगी उसमें सभी को एक तरह से मतलब एक तरह से सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं होगा कि कोई व्यक्ति उसमें वंचित किया जाए। इसी नाते जो वैकेंसी आती है उसमें आप लोग देखते होंगे लिखा होता है सामान्य चयन। कोई भी वैकेंसी आती है, रिक्ति आती है तो उसमें क्या लिखा था, सामान्य चयन। सामान्य चयन का मतलब ये होता है कि उसमें हर वर्ग के लोग जा सकते हैं, हर संप्रदाय के लोग जा सकते हैं, ठीक है। अनरिजर्व वैकेंसी जो होती है, अनारक्षित उसे कहिए या कहिए जनरल वैकेंसी, सामान्य रिक्ति जो आती है उसमें यही होता है कि उसमें हर वर्ग के लोग जाते हैं। लेकिन कुछ रिक्तियां विशेष वर्ग की भी आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो अनुच्छेद आपका है अनुच्छेद 16 और सरकारी नौकरियों में अवसर की समता के बारे में मतलब दिया गया है कि सबको समान होगा। लेकिन जो विशेष वैकेंसीज आती हैं, विशेष आरक्षण मतलब जो रिक्ति आएगी तो विशेष भर्ती शब्द आता है, ठीक है। सामान्य चयन और विशेष चयन ऐसे करके आता है। तो जो सामान्य चयन है वो सभी के लिए है, विशेष चयन है कुछ वर्ग विशेष के लिए, जो उनकी रिक्तियां होती हैं उनके लिए आता है। तो आप जान लीजिए जो विशेष चयन आएगा इस पे, और बाकी जो लोग इस पे विशेष चयन की लिमिटेड लोगों के लिए किसी कैटेगरी विशेष के लिए ही आती है वो वैकेंसी, उसके लिए बाकी लोग ये विरोध नहीं कर सकते। जो सामान्य चयन वाले अभ्यर्थी हैं ये नहीं कह सकते कि क्यों आया हुआ है, क्योंकि सरकार वो समता के आधार पर उनके लिए वो रिक्ति प्रोवाइड कराती है। तो इस तरह से आपको समझना होगा, उससे रिलेशन देना होगा। तो सरकारी नौकरियों में अवसर की समता के बारे में बताया गया अनुच्छेद 16, ठीक है। ये 3 अनुच्छेद हो गए, 14, 15 और 16। अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी, ठीक है, यानी छुआछूत को रोकने, प्रतिबंधित, निषेधित करता है। और जो उसका वायलेंस करेगा उसके जो कानून के दायरे के अंदर जो कानून जो सजा का प्रावधान है, दंड का प्रावधान है, उसको दंडित किया जाएगा। ये बात करता है अनुच्छेद अस्पृश्यता का। ये भी एग्जाम में बहुत बेसिक तौर से छोटे कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन पूछता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, कोर्ट में आने में आएगा तो आपको ये आ सकता है, ठीक है। और अनुच्छेद 18 क्या कहता है, ये कहता है उपाधियों के अंत के बारे में कहता है। जितनी भी उपाधियां हैं, जैसे पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, उनका राजा महाराजा विराज करके तमाम सारी उपाधियां हुआ करती थी, और लॉर्ड साहब वगैरह पहले जैसे अंग्रेजों के द्वारा बहुत सारी उपाधियां दी गई थी लोगों को, तो वो सारी उपाधियों का जो है अंत होने की बात कहता है अनुच्छेद 18। तो इस तरह से समाज में समता लाने का प्रयास करने वाला या समानता लाने का प्रयास करने वाली जो आपका अनुच्छेद है, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18, आपने देखा इन सबके बारे में फिर से रिवीजन करा दे रहा हूं उसको, कि भारत में सभी व्यक्ति विधि के समक्ष समता, सभी लोग समान है, विधियों के समान, समान संरक्षण सबको मिला हुआ है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कि किसी के लिए कानून अलग हो और दूसरे व्यक्ति के लिए कानून अलग हो, सबको विधि के समान संरक्षण मिला हुआ है। सभी कानून की निगाह में सब एक है, कोई अमीर गरीब ऊंच नीच कोई कुछ नहीं है। कानून में कोई भी अपराध करता है, कोई भी गलती करता है तो वो क्या हो जाएगा, सब कानून की निगाह में सभी क्या है, इक्विवेलेंट है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब समान रूप से है, ठीक है। तो इस तरह समझने की जरूरत है, ये कहता है। और अनुच्छेद 15 क्या कहता है, धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और 16 कहता है सार्वजनिक नियोजनों में, उपकरणों में
कर्मों में या कई सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता के बारे में बताता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत के बारे में बात करता है, टचबिलिटी को के बारे में कहता है कि टचबिलिटी नहीं होनी चाहिए, छुआछूत नहीं होनी चाहिए। और अनुच्छेद 18 क्या कहता है, उपाधियों के अंत के बारे में। ये तो टोटल आप कहते हैं क्या, समानता के अधिकार के संदर्भ में, ठीक है, ये तो आपका समानता हो गया। अब हम लोग देखते हैं स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या आता है। तो स्वतंत्रता के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 19 से लेकर के और 22 तक इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। कुल 5 अनुच्छेद इसके अंतर्गत आप लोगों को देखने को मिलेगा। 19 है, 20 है, 21 है, 22 है। तो आप लोग कह रहे होंगे तो 4 ही है, तो सर 5वां कैसे कह रहे हैं। आपने सुना होगा अनुच्छेद 21 का, ठीक है। तो अब इसके बारे में 4 अनुच्छेद इसमें है। पहले में समानता में 5 है और स्वतंत्रता में आपके 4 है, लेकिन इसमें 21 का जो मिलने के नाते इस तरह से 5 आप समझ सकते हैं, या आप इसको 4 ही समझिए, इस रूप में 4 है। तो एक एक को देखते हैं कि अनुच्छेद आखिरकार अनुच्छेद 19 क्या कहता है। तो अनुच्छेद क्या कहता है, अनुच्छेद 19 जो कहता है वह 6 तरह की स्वतंत्रता प्रोवाइड करता है। किसको, भारतीय नागरिकों को 6 तरह की सुविधाएं प्रोवाइड करता है, ठीक है। कौन सा, अनुच्छेद 19। इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत क्वेश्चन इससे आते हैं, तो इसको बहुत सीरियसली आप सुनिएगा और इसको याद भी कर लीजिएगा इस तथ्य को, ठीक है। इसमें क्या बताता है कि कहा गया है क्षेत्र की जो उनको मूल स्वतंत्रताएं व्यक्ति को मिली हुई, प्रत्येक व्यक्ति को 6 तरह की मूल स्वतंत्रताएं मिली हुई है। पहली स्वतंत्रता मिली है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। वाक और अभिव्यक्ति यानी कि अपने आप को, अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहीं कहने का, बोलने का, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति को कहने की पूरी तरह से करने की स्वतंत्रता दी गई है। ये किसमें दिया गया है, अनुच्छेद 19 में कुल टोटल 6 तरह की स्वतंत्रता दी गई है। पहली स्वतंत्रता वाक और अभिव्यक्ति यानी बोलने की, जो भी है आप कुछ भी बोल सकते हैं, बशर्ते कि व्यक्ति का कोई ऐसा ना हो कि वो जो जिससे उनके फंडामेंटल राइट इफेक्टिव होते हो, कुछ नुकसान उनको पहुंचता हो। बाकी आप अपनी बात को कह सकते हैं, जो भी सही चीजें हैं उसके बारे में आप प्रखरता से कह सकते हैं, लेकिन राष्ट्र हित में ही होनी चाहिए, राष्ट्र विरोधी कोई स्टेटमेंट आपके नहीं होना चाहिए। वहां तक जहां तक कि किसी व्यक्ति का कोई व्यक्ति आहत नहीं होता है, आपके स्टेटमेंट से प्रभावित नहीं होता है, वह राष्ट्र विरोधी नहीं है, तो वहां तक आप स्वतंत्र हैं बोलने के लिए, कुछ भी आप कह सकते हैं, बोल सकते हैं, बशर्ते कि राष्ट्र को और किसी व्यक्ति को उससे हानि ना हो, उतनी स्वतंत्रता आपको दी गई है। एक वाक की स्वतंत्रता। दूसरी है आपको यहाँ पे शांतिपूर्ण एवं बिना हथियार के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, ठीक है। क्या है, शांतिपूर्ण और बिना हथियार के, यानी कि आप चाहें तो कहीं पर भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बशर्ते उसके लिए क्या, शांतिपूर्ण होना चाहिए, उग्र नहीं होना चाहिए। वो जैसे आप देखते हैं सरकार कोई योजना बनाती है, मान लो पेट्रोल के दाम बढ़ गए या कहीं पर कोई घटना घटित हुई, तो क्या करते हैं कि समाज के कुछ जो संगठन होते हैं वो सड़कों पर आते हैं, या कहीं कोई हमले हो गए, मान लो पाकिस्तानी हमले होते हैं, उसमें हमारे जवान शहीद हो गए, तो उसमें क्या होता है कि लोग काली पट्टियां बांध करके एक तरह से कहिए उस पर विरोध करते हैं। और कुछ चीज़ें होती हैं, सरकार की कुछ पॉलिसीज होती हैं, पेट्रोलियम के दाम बढ़ गए या कुछ और चीज़ें हो गई तो सरकार का विरोध करने चले जाते हैं, लेकिन वो सरकार से शांतिपूर्ण ढंग से वो करते हैं, तो सरकार उस पर कुछ कार्रवाई नहीं करती है। वो सरकार तभी कार्रवाई करती है जब वो लोग हिंसक हो जाते हैं, यानी बिना हथियार के आप कहीं पर भी धरने में बैठ सकते हैं, अपनी बातों को आप डीएम महोदय के माध्यम से शासन तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। तो ये आपको एक तरह से कहिए कि स्वतंत्रता दी गई है, शांतिपूर्ण बिना हथियार के, कहीं पर भी आप अपने संगठन को लेकर के आप उसको कर सकते हैं, जनता को लेकर के बना सकते हैं। दूसरा है संगठन एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि कोई संगठन या संघ आप बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, बशर्ते वो वही हो, राष्ट्र विरोधी नहीं होना चाहिए, तो आप कोई भी संघ या संगठन बना लीजिए, इसकी भी स्वतंत्रता आपको मिलेगी। तीन स्वतंत्रताएं हो गई, वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण एवं बिना हथियारों के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ एवं सभा बनाने की आपको स्वतंत्रता से, ठीक है। और अगला चौथा है आपका भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण की स्वतंत्रता, यानी भारत के आप किसी भी क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, कहीं पर भी आप जा सकते हैं, कहीं पर भी संचरण कर सकते हैं, कहीं पर भी घूम टहल सकते हैं। ये आपकी चौथी स्वतंत्रता दी गई है। और आपको पांचवी स्वतंत्रता जो दी गई है, भारत के किसी भाग में निवास करने या बसने की,
यानी भारत में आप किसी भी क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, निवास कर सकते हैं, रह सकते हैं, बस सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता है। पहले क्या था कि जब आर्टिकल 370 जब था तो उसमें क्या था कि जम्मू एंड कश्मीर के लिए स्ट्रिक्टली निर्देश थे कि उसमें आप जमीन लेकर के वहाँ नहीं रह सकते। हालांकि वो समाप्त हो चुका है, तो भारत के किसी भी क्षेत्र में आप जा करके बस करके रह सकते हैं। ये स्वतंत्रता कौन दे रहा है आपको? अनुच्छेद 19 दे रहा है। ठीक है, अनुच्छेद 19 के ये 5 उपखंड में निवास करके बसने की स्वतंत्रता है। और इसके अलावा भारत के किसी भी क्षेत्र में आप एक तरह से कहिए घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, ये आपका 5 में ही था। और आजीविका, व्यापार या कोई वृत्ति या कारोबार करने की जो स्वतंत्रता है, ये आपकी 6ठी स्वतंत्रता आपको दी है कि आप अपनी स्वेच्छा से जो भी व्यापार करना चाहते हैं, जो भी व्यवसाय करना चाहते हैं, आप उसको कर सकते हैं। सरकार उस पर आपको इसकी पूरी आज़ादी देती है कि ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर कार्य के लिए कोई व्यक्ति या वर्ग कोई निर्धारित मतलब उसका अधिकार है। कोई भी व्यक्ति चाहे कोई भी चीज़ कर सकता है। आपके पास यदि पैसे हैं तो आप कोई भी व्यवसाय स्टार्ट कर सकते हैं, सरकार इस पर कोई रोक नहीं लगा सकती। इस नाते हम लोग देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं, जो व्यापार करना चाहते हैं उसको कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रदत्त जो शक्तियाँ थी उसके बारे में दिया गया था। ठीक है, तो ये आपको टोटल आपको जो 6 अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 19 के अंतर्गत, ये आपको याद होना चाहिए। फिर से एक बात देख लीजिए, वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण बिना हथियारों के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ और संगठन बनाने की स्वतंत्रता दी गई है आपको। भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध रूप से संचरण करने की स्वतंत्रता दी गई है। भारत के किसी भाग में निवास करने की बसने की स्वतंत्रता आपको दी गई है। और लास्ट आपको है आजीविका, व्यापार या कारोबार को किसी भी तरह का कारोबार करने की आपको स्वतंत्रता है, बशर्ते वो वैधानिक कार्य हो, अवैधानिक। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 20 के बारे में। ठीक है, अनुच्छेद 20 क्या कहता है? दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देने की बात करता है कि कुछ लोग ऐसे, जैसे कोई व्यक्ति है और उसको किसी अपराध के लिए पकड़ लिया गया है, उसने कोई अपराध किया है, तो उसको लेकर के उसको क्या क्या संरक्षण प्राप्त है न्यायपालिका के तहत, वो 3 तरह के उसको संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, पहला संरक्षण तो यह प्राप्त है कि जिस समय उस व्यक्ति ने वो अपराध किया, उस अपराध के समय उस समय अधिकतम जो सजा का प्रावधान था, उस व्यक्ति का अपराध करते समय जो कानून था उसी के द्वारा, उसी के तहत उसको सजा का प्रावधान किया जाएगा, न कि उसके अपराध करने के बाद में कोई अगर कानून बनता है जो उस अपराध की सजा को बढ़ाता या घटाता है तो वो उसके दायरे में नहीं आएगा। मतलब ये है कि जब अपराध किया गया उस समय जो विधि थी, जो कानून था, उसको उसी के आधार पर ही उसका मुकदमा और उसको सजा दी जाएगी। समझ रहे हैं ना बात को? तो ये बात कहा गई दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण करने के बाद में, अगर दोष सिद्ध हो जाता है, कोई अपराध करता है, दोष सिद्ध हो जाता है, तो जब उसने अपराध किया था और उस अपराध के लिए जो सजा का उसमें प्रावधान था उसको उसी के दायरे के अंतर्गत होगा। जैसे आपने देखा निर्भया के केस में, रेप जो बच्ची थी उनके केस में जो देखा आप लोगों ने कि उस समय जो बालिग होने की जो उम्र थी वो कुछ और थी, है ना, मतलब 18 साल थी। और लेकिन उस घटना के बाद से गवर्नमेंट ने क्या किया कि उनकी एज को, लड़कों को घटा दिया कि जघन्य अपराध है, जैसे रेप है, डकैती है, हत्या, इस तरह के जघन्य अपराधों के लिए बालिग होने की उम्र जो हो गई है वो 18 साल ना होकर के 17 साल 16 साल कर दी गई है उसकी एज को। ठीक है, उसकी एज को कम कर दिया गया है। तो वो जघन्य अपराधों की स्थिति में बाकी और आप बालिग होने की उम्र जो 18 साल ही आपकी है, लेकिन जघन्य अपराधों में बालिग होने की उम्र आपकी कम कर दी गई है। तो मान लो कोई व्यक्ति 2011 के पहले कोई अपराध किया है और उसका कोई वाद चल रहा है, तो उस समय जो कानून था उसी के दायरे में होगा, न कि उसके बने हुए कानून के बाद। समझ गया होंगे? तो यानी कि दोष सिद्ध होने के संबंध में संरक्षण देने की बात कह रहा है। ठीक है, इसके अलावा दोहरे दंड से संरक्षण, यानी किसी व्यक्ति को किसी एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार दंड दिया जा सकता है, उसे दोबारा दंड नहीं दिया जा सकता है, यानी दोहरे दंड से उसको संरक्षण प्रदान प्राप्त होता है। और तीसरा है आत्म अभिशंसन की स्वतंत्रता उसको दी गई है, या आत्म अभिशंसन की का संरक्षण प्रदान किया गया। इसका ये मतलब है कि किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं किया जा सकता है कि वह स्वतः के बारे में, यहाँ पर बात हो रही है कि जो व्यक्ति अपराध जिस पे सिद्ध हो गया,
ठीक है, उसके बारे में, यानी कि अपराध की पुष्टि हो चुकी है, वहां पर बात कर रहा है। तो किसी व्यक्ति को उसको अपने खिलाफ सबूत को कलेक्ट करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है कि वो खुद सबूत दे कि साहब हमने इस तरह से ये गलत कार्य किया और इसके एफिडेविट्स ये हैं, उसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। वो व्यक्ति स्वतः से चाहे, अपने विवेक से चाहे, अपने अपराध को स्वीकार कर ले, अपनी बात को बता ले, ये चीजें हैं। तो ये 3 तरह के संरक्षण दिए गए अनुच्छेद 20 के तहत। क्या क्या है? दोष सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण प्रदान किया गया है वो 3 तरह के संरक्षण है। फिर से बार कर देता हूँ, कार्योत्तर विधि से संरक्षण, यानी कार्य के समय जो कानून था उसी के आधार पर सूचना होगी, उसके बाद कोई भी कानून अगर उसे कठोर कानून आ गया है तो उसको उसके दायरे में नहीं आएगा, नए कानून के दायरे के अंदर नहीं आएगा, पुराने कानून के तहत ही उसको मुकदमा चलेगा। पहली बात तो ये थी। दूसरा है दोहरे दंड से प्रावधान, एक ही अपराध के लिए उसको 2-2 बार सजा नहीं दी जा सकती है। तीसरा है आत्म अभिसंसन की बात जो कह रहा है, इसमें यही कह रहा है कि खुद के प्रति सबूतों को देने के लिए या गवाही करने के लिए कोई बाध्य नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 20 आपको कहता है, ये इसको कहते हैं दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो आपने देखा 19 जो था वो क्या था? 6 तरह के मूल स्वतंत्रताएं दी गई थी। अनुच्छेद 20 जो है दोष सिद्धि के संबंध में कानून बनाने के बारे में बात कर रहा है। अब बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 21 के बारे में। ठीक है, अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, और जो व्यक्ति जिस संप्रदाय, जिस जाति धर्म का है, उसको अपने आधार पर, अपने हिसाब से उसको मतलब जो है अपनी अंतिम जो क्रियाकलाप है उसको करने की आज़ादी दी गई है। और कोई किसी भी स्थिति में, किसी भी कंडीशन में सरकार जो है, इवन आप ऐसे समझिए कि आपातकाल स्थिति जो होती है, आपातकाल स्थिति 3 तरह की होती है, अनुच्छेद 352, 356 और 360। तो 352 में क्या है कि बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और अनुच्छेद 356 का है कि राजतंत्र फेल हो जाने पर, कहीं पर राज्य सरकार फेल हो जाती है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, वो होता है। और अनुच्छेद 360 जो होता है ये आपका वित्तीय आपात की स्थिति में। 3 तरह के हमारे यहाँ आपातकाल उपलब्ध है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है अनुच्छेद 352 के तहत, यानी कि जो है बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में भी अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 का अतिक्रमण नहीं हो सकता, बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 20 और 21 का किसी भी कंडीशन में, आपातकाल की स्थिति में भी ये 2 फंडामेंटल राइट कभी भी छीने नहीं जाते। कौन कौन से? अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 20 में मैंने आपको बताया कि खुद के प्रति मतलब दोष सिद्ध होने के समय है उसको कुछ संरक्षण जो दिए गए, 3 तरह के संरक्षण दिए गए, वो आपको बने रहेंगे। और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार इमरजेंसी के पीरियड में भी नहीं छीना जाएगा। तो अनुच्छेद 21 में कहा गया। वहीं पर एक दिलचस्प बात होती है, ये बात है एक तरह से कहिए कि अनुच्छेद 21 का के बारे में बात हो रही है। ये मोहनी जैन का एक मामला आता है और उस मामले में सुप्रीम कोर्ट एक निर्णय देता है कि भाई देखिए, ये जो शिक्षा का अधिकार जो है यह मौलिक अधिकार बना दिया जाता है। ये ध्यान रखिएगा शब्द को। मोहनी जैन जो है इनके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि किस वाद में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, आप लोगों को मालूम है कि 2010 में जो पारित हुआ और जिसमें बताया गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई। ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई है। यह 86वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में किया गया, इसमें क्या कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई। मोहनी जैन वाले बात में ये कहा गया कि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। यह आपका अनुच्छेद 21 का है। 21 में क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही मतलब उसको छीना जाएगा। ठीक है, 21 में क्या कहा गया था कि किसी व्यक्ति का अगर सरकार ऐसे ही अपने मनमाने तरीके से किसी की प्राण और दैहिक स्वतंत्रता नहीं छीन सकती है। जब भी कोई किसी का प्राण और दैहिक स्वतंत्रता छीनी जाएगी तो जो विधि मतलब जो कानून में जो प्रक्रियाएं हैं उसी के तहत ही किसी का प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार छीना जा सकता है, न कि
ऐसे ही समान तरीके से बेचा जा सकता है। 21 में मैंने बताया आपको मोहनी जैन वाले बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ये व्यवस्था की गई कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया। इसमें 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 22 के बारे में। ठीक है, इसमें क्या कहता है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्रता से संबंधित है, यानी कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसके उस गिरफ्तारी के दरमियान उसको क्या क्या अधिकार मिलेंगे वो उसमें बताया गया है। यानी कि पुलिस प्रशासन जो व्यक्ति को पकड़ेगा अपराध के समय तो उसको क्या क्या संरक्षण, जैसे आपने देखा 24 घंटे के अंतर्गत अंदर ही क्या होता है कि उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, है ना। 24 घंटे के अंदर ही पेश करना होगा, लेकिन कंडीशन उसमें ये रहनी चाहिए कि जैसे न्यायपालिका मतलब वो ऑफ डे नहीं होना चाहिए। यानी जैसे कि अगर कोई व्यक्ति सैटरडे को गिरफ्तार होता है तो सैटरडे को गिरफ्तार होता है तो उसको 24 घंटे के अंदर ही उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। लेकिन अगर संडे छुट्टी पड़ जाती है तो वो मेंशन नहीं किया जाएगा और उसको फिर अगले मंडे को ही वहाँ पे पेश किया जाएगा, क्योंकि वो वीक रहेगा ऑफ, तो इस आधार पर ऐसे हो जाता है। दूसरी चीज़ है कि कोई अपराधी अगर अपराध किया है यूपी में, वो पकड़ा गया एमपी में, तो एमपी से जब गिरफ्तार होकर के यूपी तक आएगा, है ना, तो उसके आने जाने का समय है उसको नहीं मेंशन किया जाएगा। जब वो यहाँ आ जाएगा उसके 24 घंटे के अंदर जो है उसको मजिस्ट्रेट साहब में पेश किया जाएगा। तो ये मैंने थोड़ा आपको बताया कि अनुचित गिरफ्तारी के समय व्यक्तियों के जो अधिकार और संरक्षण दिए गए उसके संबंध में है। ये तो आपका स्वतंत्रता के बारे में हो गया। तो आज हम लोगों ने देखा समानता और स्वतंत्रता के बारे में। कल हम लोग बाकी के 3 अनुच्छेदों के बारे में अगले वीडियोज में देखेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, आप लोग उसको देखिए। आई होप आप लोग इसको समझे होंगे, एंजॉय किए होंगे इसको एक बार देख लीजिएगा। ये बहुत ही उपयोगी है, मेंस में आपके क्वेश्चन इससे बहुत सारे आते हैं, तो आप इसको देखिए। ये बहुत ही आपको सहज कर देगा। अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तो आपको मेंस लिखने में बहुत आसानी होगी। और प्री में तो इसके बहुत अपार क्वेश्चन आते हैं प्रत्येक परीक्षाओं में। ठीक है, एंजॉय करिए। अगला वीडियो हम लोग इसका जो तीसरा पार्ट आएगा वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे और फंडामेंटल राइट को अच्छे से समझेंगे। आई होप आप लोगों ने इसको भी समझा होगा, काफ़ी एंजॉय किया होगा।